प्रोग्रामिंग में बिगिनर लेवल पर स्टूडेंट्स को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो से हम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वेरिएबल को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करते हैं, डब्बों का यूज़ करते हैं। किसी सामान को रखने के लिए, मान लो चीनी को रखने के लिए हम एक अलग डब्बे को यूज़ करेंगे। ऐसे ही दूसरे किसी सामान को, नमक को रखने के लिए एक दूसरे कंटेनर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को हम रखने के लिए कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। ये मान लेते हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी है। अब इस मेमोरी में अगर हमें किसी डेटा आइटम को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं। यही जो कंटेनर हैं इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर के समान होते हैं। इनका यूज़ होता है डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए या डेटा आइटम की वैल्यू को होल्ड करने के लिए इनका यूज़ होता है। अब जो ये कंटेनर्स हैं, जो ये वेरिएबल्स हैं, ये बनाए कैसे जाते हैं, इनको हम कहते हैं डिक्लेयर करना वेरिएबल को। तो ये वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कैसे हम एक कंटेनर बना सकते हैं ताकि हम उसके अंदर डेटा स्टोर करें। तो उसके लिए हम एक सिंटैक्स समझेंगे। सबसे पहले तो हमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है। डेटा टाइप यानी जिस टाइप का डेटा हम उस कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो वो डेटा टाइप हमें पहले लिखना पड़ता है। उसके बाद स्पेस देकर हम वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है। वो वेरिएबल का नाम लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से हम वो कोड लिख सकते हैं जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर पाएंगे। अब वेरिएबल के बारे में हम थोड़ा सा समझें तो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है, एक कंटेनर के समान है और कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऐसी लोकेशन है जिसको हमने रिजर्व कर रखा है ताकि बाद में उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर पाएँ। तो अलग अलग शब्दों में हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर के समान है, या फिर वेरिएबल एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन है जिसका यूज़ करके हम डेटा आइटम को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं। इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। इसको डिक्लेयर करने का तरीका यही है कि सबसे पहले तो हमें वो डेटा टाइप लिखना है जिसके अंदर हम जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल के अंदर। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक प्रोग्राम का फॉर्मेट लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले इंक्लूड लिखा हुआ है। जो बिल्कुल ही कंप्लीट बिगिनर हैं उनको ये लाइन भी समझ में नहीं आ रही होगी, ना ही इसके नीचे वाली लाइन समझ में आ रही होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर stdio.h लिखा हुआ है, इसको हेडर फाइल कहते हैं। पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये हेडर फाइल है। इसके बाद ये तीसरी लाइन में मेन फंक्शन लिखा हुआ है, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो यहाँ पर और यहाँ पर इसके बीच में लिखी जाती है। कोई भी हम कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में तो वो मेन फंक्शन की बॉडी में ही लिखा जाता है। तो इसमें हम इसका ये फॉर्मेट है ये अब याद कर लेंगे और इसके बाद हम ये इसको डिक्लेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम डेटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हम मान लेते हैं कि हम एक इंटीजर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप लिख दिया। फिर उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने NUM नाम दे दिया है वेरिएबल को। तो जब हमने इतना कोड लिखा है तो कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में एक जगह, एक स्थान रिजर्व कर लिया होगा और वो स्थान अभी खाली होगा। बाद में इस स्थान के अंदर, इस लोकेशन के अंदर बाद में हम डेटा को स्टोर कर पाएंगे। तो ये इतना कोड हमने लिखा तो इससे कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी में एक जगह को, एक स्थान को रिजर्व कर लेगा। और कितनी जगह ये स्टोर करेगा, कितनी मेमोरी ये रिजर्व करेगा। ये रिजर्व करेगा 2 बाइट। अब ये हमें कैसे पता चला कि इसने 2 बाइट रिजर्व किया है। हमने पिछले ही वीडियो में समझा था कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है ये 2 बाइट लेता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो ये 2 बाइट लेता है तो हम अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप का तो 2 बाइट रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इस वेरिएबल के अंदर कोई डेटा स्टोर कराना चाहते हैं तो वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कराने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो हमने ऐसा लिखा NUM और लिख दिया इक्वल करके 5। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो लोकेशन रिजर्व हुई है जिसका नाम NUM है, ये लोकेशन रिजर्व हुई है, इसका नाम है NUM। और जब हमने इक्वल 5 लिखा तो इस रिजर्व्ड लोकेशन के अंदर 5 स्टोर हो गया होगा।
इसको हम कहते हैं, जब हमने इक्वल लगाकर कोई वैल्यू इसके अंदर डाली वेरिएबल के अंदर, तो हम कहते हैं हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, हमने इस वेरिएबल के अंदर प्रारंभिक मान सेट कर दिया। अगर इस कोड को हम रन करें, इस कोड को जो हमने अभी कोड लिखा है इसको रन करें और देखते हैं कि ये कंप्यूटर क्या काम करता है। उसको रन करने के बाद हम देखेंगे कि पूरा जो प्रोसेस है वो एंड हो गया और हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं है, प्रोसेस कंप्लीटेड दिखा रहा है, प्रेस एंटर लिखा हुआ है तो एंटर प्रेस करते हैं और ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कंप्यूटर से कहा, हमने कहा कि एक मेमोरी रिजर्व कर लो, उसने रिजर्व कर लिया। उस मेमोरी को नाम दे दो, NUM, इसने नाम भी दे दिया होगा। हमने कहा उस मेमोरी के अंदर डेटा को रख दो, 5 जो कि एक संख्या है, इंटीजर है, उसको उस रिजर्व्ड लोकेशन के अंदर रख दो, तो इसने रख दिया। लेकिन हमने कंप्यूटर को ये नहीं कहा कि ये जो डेटा है इसको स्क्रीन पर प्रिंट करो। जब तक हम उससे कुछ काम करने के लिए नहीं कहेंगे तो कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा। हम कहते हैं इससे कि ये चीज़ प्रिंट करे, तो ये कैसे करेगा? हम लिखेंगे printf। printf एक फंक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि कोई हमें डेटा प्रिंट करना है, कोई स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी है, कोई नाम हमें प्रिंट करना है, कोई वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ये printf ये बताता है। printf का मतलब है हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो। अब हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं? हम एक संख्या प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। पहले हमने printf फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है printf, और इसके बाद हमने लिखा है इन्वर्टेड कॉमा लगाया है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर %d, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया है। इसके बाद कॉमा लगाकर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, और जिस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद एक सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस लाइन में हमने क्या किया? printf लिखा है, इसका मतलब हमने कंप्यूटर से कहा है कि प्रिंट कर दो। यहाँ पर %d लिखा हुआ है। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप ये समझें कि %d का मतलब एक इंटीजर हमने उसको प्रिंट करने के लिए कहा है। हमने कहा है कि एक इंटीजर प्रिंट कर दो। %d का मतलब इंटीजर, हमने उससे कहा कि एक इंटीजर प्रिंट कर दो, और कॉमा लगाकर बताया है कि इंटीजर कहाँ पर स्टोर है, वो है NUM नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें की। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू को रख दिया है। कंप्यूटर ने एक वेरिएबल बनाया, एक मेमोरी को रिजर्व किया और उसके अंदर 5 स्टोर करा दिया है। इसको हम कहते हैं कि हमने NUM को 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने printf फंक्शन का यूज़ किया है, और यहाँ पर उससे कहा है कि एक इंटीजर प्रिंट कर दो जो कि NUM नाम के वेरिएबल के अंदर है। अब इस कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। इसको रन करने पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर ने जो वैल्यू थी उसकी वेरिएबल की 5, वो प्रिंट कर दी है स्क्रीन पर। यहाँ पर 5 प्रिंट कर दिया है और फिर प्रोसेस एंड हुआ है। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर कोड लिखा और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। जिस वेरिएबल का नाम था NUM, उसके अंदर हमने जो 5 है वो वैल्यू उसके अंदर होल्ड कर दी या फिर इनिशियलाइज कर दी। फिर हमने उससे कहा कि इस वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो उसने प्रिंट कर दिया। एक छोटा सा कोड है ये, इसको आप खुद ही घर पर लिखकर ये प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर पर, या फिर किसी के पास फ़ोन है तो फ़ोन पर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कोडिंग सी, उस पर ये कोड लिखें और इसको चला कर देखें, इसको रन करके देखें क्या रिजल्ट आता है। हम वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ऐसे ही printf यूज़ करके उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पूरा जो वीडियो है ये समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पूरा समझ में आया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, पिछला लेक्चर भी समझ में आ गया है और चाहते हैं कि मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है, इससे थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलता है और वीडियो को भी थोड़ा पुश मिलता है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो हम अगली रिवीजन क्लास अरेंज करेंगे, उसमें समझाने की कोशिश करेंगे।